12वां अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन हो सकता है और क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं? जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे ना उलझन नजर आती है। मोदी शाह वर्सेस संघ, ऐसी भी स्थिति है? भाई अगर राजनीति को आप समझते हैं, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो लगता तो है। अब एक बयान सामने आया निशिकांत दुबे का, हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर रहे। मुझे लगता है वो टेस्टिंग हो रही थी। टेस्टिंग मतलब प्रयोग था, संयोग नहीं था। हाँ, मुझे लगता है तो निशिकांत दुबे का खुद का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मतलब इशारा तो ऊपर से ही आया और उनको डाउन भी नहीं होने दिया। नहीं होने दिया तो एक चीज व्यक्तिगत रूप से ऊपर रखा और पार्टी को दूर कर लिया। हाँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया है। सरकार ये चाहती है कि हम ही अपॉइंट करें जजेस को। एक है ना कि वो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। नेशनल हेराल्ड काफी चर्चाओं में रहा। मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया। परसेप्शन बन चुका है लगभग। सच में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी कुछ? इसमें सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि यंग इंडिया बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये पॉलिटिकल केस है, ये परसेप्शन का केस है जी, ये नैरेटिव का केस है। क्या आपके पास आपका मैसेज बियरर है जो लोगों तक जा पा रहा है? क्या ये समस्या कांग्रेस की नहीं है? संगठन नहीं है ना। हाँ, जो मैं बार बार कहता हूँ। जी, एक महासचिव का आपने जिक्र किया, नाम नहीं लिया आपने ट्वीट में। आप कहते हैं कि उनकी नौकरी खतरे में है, खरगे साहब उनको पसंद नहीं करते। वो खरगे साहब को कहते हैं कि आपके ऊपर किताब होनी चाहिए और मैं लिखूंगा। कौन है वो महासचिव? एक बार खड़गे साहब ने उनको फोन किया था, पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने फोन काट के कहा कि टेक्स्ट में। तो वो राहुल गांधी को उन्होंने फोन दिखाया, देखिए मुझे कहते हैं कि टेक्स्ट में। अब 80 साल की उम्र में टेक्स्ट करूंगा? ये वो वाले महासचिव, मैं इतने बता सकता हूँ। नदीम जावेद साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हिंदुस्तान कहकर संबोधित कर रहे हैं। नारा उन्होंने इस तरीके का लगाया। तो पुजारी तो अभी हैं मंचों के ऊपर। नदीम जावेद मुझे लगता है कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाए उस वक्त की राजनीति को, और इस 22 साल में जितना पानी बह गया है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वो उसको समझ नहीं पाए। राजनीति में जो पानी बहा उसे वो समझ नहीं पाए और भावनाओं में बह गए, कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देखी जाएगी शो आदेश रावल जी के साथ हमारी चर्चाओं का है और इसका तीसरा एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं। तो बीते एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें घटी, बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं घटी, जिसमें नेशनल हेराल्ड वाला मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो, वो भी हम लोगों ने देखा। बीजेपी अपने अध्यक्ष की खोज में लगी हुई है, वो भी हम सब देख रहे हैं। तो इन तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस जो एक रिफॉर्मेटिव एक्शन लेने की बात कर रही है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एम्पावर करने की, कितना दम है उसमें और क्या सच में रिफॉर्मेटिव एक्शन हो पाएगा, इन तमाम मायनों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आदेश रावल जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। तो आदेश जी, जैसा आप आदेश जी को जानते होंगे, कांग्रेस को कवर करते रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त अथॉरिटी हैं कांग्रेस को लेकर। जितनी भी घटनाएं होती हैं, खबरें होती हैं, उनको लेकर। लेकिन शुरू हम करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। आज आदेश जी, 12वें अध्यक्ष की खोज में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। कोई एक नाम ऐसा उभरकर सामने नहीं आ रहा है जिस पर मुहर सी लग गई हो। ये भी कहा जा रहा है कि भाई मोदी और शाह के जो पसंदीदा होंगे उन्हीं को कमान सौंपी जाएगी। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आपका एक ट्वीट भी था जिसमें आपने आदित्यनाथ का भी जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र किया और आपसी तनातनी की भी बात की कि पावर किसके पास रहेगा। तो 12वां अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन हो सकता है और क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं? देखिए नीरज, एक बात तो साफ है कि अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है। लगातार एक्सटेंड कर रहे हैं जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल को, और अगर इतना आसान होता तो अभी तक चुन लेते। तो ये तो साफ है कि झगड़ा है, दिख रहा है राजनीतिक रूप से। और जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे ना उलझन नजर आती है। उलझन किस बात की? कि बीजेपी में अक्सर ये होता है कि उनके झगड़े बाहर नहीं आते मीडिया में, जैसे बाकी पार्टियों के आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ खबरों का जो सिस्टम है वो वही देते हैं जो उनको देनी होती है। तो जब मैं इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने सोचा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 2027 में, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे दावेदार प्रधानमंत्री पद के। क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुझे याद नहीं है कोई लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हो। ठीक बात। और जहां तक मुझे, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से शायद कोई 2nd टाइम भी नहीं बना है। ठीक है, उनकी आयु उनके साथ है, 53-54 साल की उनकी आयु है, और उनके पीछे संघ है। दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस, वो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। देवेंद्र फडणवीस 2nd लार्जेस्ट राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी आयु सेम है, उनके पीछे भी संघ है। ठीक है,
अब ये जो बात चल रही है, ये बात हो रही है कि मोदी के बाद की जो लीडरशिप है, अब जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल वारिस है वो अमित शाह है, मोदी के जो कि जिनको नंबर 2 कहते हैं जी, जिनका नाम ही नंबर 2 है, एग्जैक्टली कहा जाता है, मतलब हाँ, जर्नलिस्टिक भाषाओं में भी और वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में भी सब कहते हैं नंबर 2 यस। तो पार्टी का कंट्रोल भी उनके पास है लगभग 2014 से, अब तो 11 साल हो गए। योगी जी के पास पार्टी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो चुन के आ रहे हैं मुख्यमंत्री, वो बात सही है, हो सकता है थर्ड टाइम भी बन जाए, लेकिन पार्टी का जो संगठन होता है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि योगी के पास जो बैकिंग है वो भी संघ की है, लेकिन क्या दरअसल है, क्योंकि योगी को संघ बहुत ज्यादा पसंद करे, योगी कभी संघ का हिस्सा रहे हो ऐसा तो है नहीं, वो हिंदुत्ववादी नेता हैं और उनकी अपनी एक अलग ही धड़ा है। हिंदू युवा वाहिनी जो थी, जिसके दम पर कहा जाता है प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए वो मुख्यमंत्री भी बने, तो क्या संघ योगी को बैक करेगा? ऑलरेडी कर रखा है। अच्छा, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसके पीछे संघ ही तो था। जो नंबर 1 और नंबर 2 की चॉइस थी वो तो मनोज सिन्हा थे, जिनको बाद में जम्मू कश्मीर भेज दिया गया एलजी बना के, तो वो संघ की ही चॉइस थी। देखो, जो हिंदुत्ववादी नेता हैं, भगवा पहनते हैं, और संघ को क्या चाहिए कि आपको एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में जिसको आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी आपकी पार्टी में है, तो आप उसी के पीछे खड़े हो जाओ जी। तो वो ऑलरेडी बैकिंग है आरएसएस की उनके पास। तो योगी जी, अब बात चल रही थी कि भाई मोदी जी के बाद कौन, ठीक है। पहली बात तो मुझे लगता है कि जब तक ये जो 240 सीट आई है ये मोदी जी के नाम पे आई है, और जब तक आपको किसी भी नेता को वोट मिल रही होती है, आप उनको हटाना आसान नहीं होता। अब एक बातचीत ये चल रही है कि भाई जो 75 का रूल है कि 75 साल से ऊपर जब हो जाओगे तो वो इन पे भी अप्लाई होगा। मुझे मुश्किल लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पे रूल अप्लाई होगा। हाँ, हालांकि इस तरह के बयान तो आ भी गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि ये चीजें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन अगर मैं आयु की बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की आयु में और मोहन भागवत की आयु में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मुश्किल से डिफरेंस है कोई हफ्ते 10 दिन का जी, इतना ही है बस। तो बीजेपी इस बात का फैसला कर नहीं पा रही है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो अगर योगी को बनाते हैं, अगर आपने उनको वहां से यूपी से हटा के आप उनको दिल्ली ले आए, उनका कंट्रोल पे पार्टी और बढ़ जाएगा। और योगी इज नॉट समवन जिसको मोदी और शाह कंट्रोल कर सकें। योगी अपने हिसाब से चाहेंगे, वो कंट्रोल नहीं होते। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के थोड़े करीब हैं, लेकिन अमित शाह उनको पसंद नहीं करते, ऐसी भी कहानी है। वही ना, अमित शाह ना योगी जी को पसंद करते, वो तो ओपनली चलता है मामला, और ना देवेंद्र फडणवीस को करते, क्योंकि वो दोनों नेचुरल कंपटीटर हैं अमित शाह के, जबकि अमित शाह जो हो पार्टी कंट्रोल करते हैं। ठीक बात। तो इसलिए मैंने कहा कि उल्झन है। और अगर मनोहर लाल खट्टर के नाम पे या शिवराज सिंह चौहान के नाम पे, मैं इन दोनों पे आने वाला था, इन दोनों अगर सहमति बन रही होती तब तक बन जाती ना। तो उनकी कहाँ अटक सकती है उनकी सहमति भाई, जब क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, मतलब खट्टर साहब को या शिवराज सिंह चौहान को जब कैंडिडेचर नहीं दिया गया मुख्यमंत्री पद। इन दोनों में डिफरेंस है। मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के बीजेपी के आदमी है, अच्छा, यानी मोदी के आदमी है। उनको पहली बार एमएलए बने 2014 में करनाल से, और वो पहली बार ही मुख्यमंत्री हो गए। शिवराज सिंह चौहान अडवाणी जी और अटल जी की बीजेपी के आदमी हैं, वो उस दौर से आते हैं। तो शिवराज तो मोदी के ही कॉम्पिटिटर हो गए, और जब आए भी कॉम्पिटिटर नहीं हो गए, आज की डेट में मोदी कॉम्पिटिटर कोई अब नहीं है, लेकिन शुरुआत से क्योंकि वही मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वही मुख्यमंत्री गुजरात के। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान क्योंकि अटल जी और अडवाणी जी की लॉबी से आते हैं, उस बीजेपी से आते हैं, तो उस लॉबी कौन कौन थे? वसुंधरा सिंधिया, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान, येदियुरप्पा, सब आउट है जी। शिवराज सिंह चौहान इसलिए बचे हुए हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया कि वो वहां से मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के दिल्ली में आके केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। तो इन सब अभी तक फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सहमति नहीं बन पा रही है। क्या संघ अपना आदमी चाहता है या मोदी जी और अमित शाह अपना आदमी चाहते हैं? मतलब एक बात तय है कि यहाँ बहुत उलझन है, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता तय होगा। मतलब आप जो कह रहे हैं उससे एक चीज जो डिकोड की जा सकती है कि मोदी शाह वर्सेस संघ, ऐसी भी स्थिति है भाई। अगर राजनीति को आप समझते हैं, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो लगता तो है। ठीक है। संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस के, और संघ अपने डिसिप्लिन को लेकर बहुत माना जाता है, जाना जाता है। जो जो ऑब्जेक्टिव उसने तय किया, कोशिश की कि उसके लिए हम काम करें। हिंदू राष्ट्र इनका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। संविधान जब बना तो संविधान का विरोध, संविधान की मुखालिफत आरएसएस से जुड़े विचारकों ने किया था। अब एक बयान सामने आया निशिकांत दुबे का, हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर रहे वो।
तो क्या आपको लगता है इसके पीछे भी संघ के 100 साल होने वाली बात, 100 साल पूरे हो रहे हैं, संघ की पूरी आइडियोलॉजी है, या फिर सच में वो निशिकांत दुबे का सेपरेट बयान मानते हैं, इंडिविजुअल बयान मानते हैं? फिलहाल की जो बीजेपी की लीडरशिप है, जिसमें जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, इनके 3 शार्प शूटर हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनमें से एक निशिकांत दुबे हैं, दूसरे अनुराग ठाकुर हैं और तीसरे संबित पात्रा हैं। आप कभी भी देखना, जब भी गांधी परिवार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो संबित पात्रा करते हैं, और जब सदन के अंदर बोलते हैं तो वो निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर बोलते हैं। तो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट को लेके, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं आज जो भी देश में गृह युद्ध हो रहा है। पहली बात तो देश में कोई गृह युद्ध नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जिम्मेदार हैं तो आपकी सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार केंद्र में आपकी है। रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, आपकी मतलब निशिकांत दुबे की पार्टी की सरकार है, तो ये आपका भी फेलियर है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जन भावनाओं को समझते हुए हमने राम मंदिर का फैसला दिया है, तब तो आप कुछ नहीं कहते, तब तो आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अब आपकी बात आती है कि 100 साल पूरे हो रहे संविधान की बात। देखिए, संविधान के मुद्दे पे बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत चोट खाई है, इसीलिए बीजेपी 240 सीट्स पे आई है, और कोई कारण नहीं था। इस देश के दलितों ने बीजेपी को, जो नारा 400 पार का नारा था, जब गांव में संदेश गया और इनके नेताओं के स्टेटमेंट ऐसे थे कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान चेंज करना है, इसीलिए बीजेपी 240 पे आगे रुकी। ठीक बात है। उसके बाद से ये अंबेडकर के मुद्दे को, बाबा साहब के मुद्दे को लेकर लगातार उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब रिसेंटली अंबेडकर जयंती आई थी, तो सारे मुख्यमंत्रियों ने अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे, ये हम नमन करते हैं जी। अब जब आप निशिकांत के दुबे के बयान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कार्यपालिका, विधान पालिका, या मतलब जितनी भी ये हमारे सिस्टम है, ये सब संविधान के अंडर आता है। ठीक है। और आप सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली अटैक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपकी मंशा संविधान है फिर से। तो बीजेपी ने देर इसलिए लगाई कि एक बार फिर से वो माहौल क्रिएट हो गया था कि बीजेपी एक बार फिर से संविधान को टारगेट करना चाहती है, उनकी मंशा वही आखिर में, इसीलिए जेपी नड्डा ने पल्ला झाड़ दिया। लेकिन तो वो, मुझे लगता है वो टेस्टिंग हो रही थी। टेस्टिंग मतलब प्रयोग था, संयोग नहीं था। हाँ, मुझे लगता है, मतलब इतनी, देखो बीजेपी जो है ना, ऐसी पार्टी है, वहाँ कोई ऐसे नहीं बोलता, वो बहुत डिसिप्लिन है। वहाँ एक डर है कि आपने अगर ऐसा कर दिया तो भाई, या तो ये हो सकता है कि निशिकांत दुबे को लगाओ कि मैं लीडरशिप के सामने अपने नंबर बनाऊं और मैं बाद में मंत्री बन जाऊं। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है, ये ऐसा कांग्रेस में होता है। ठीक बात है। वहाँ गुंजाइश नहीं है गलती की। वहाँ मन की बात सुप्रीम लीडर की होगी, आप सब मन की बात नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने हैं। वो एक मेरे दोस्त हमेशा कहता है कि ऑर्डर फॉलो नो मिस्टेक, तो वो वाला मैटर है वहाँ। तो निशिकांत दुबे का खुद का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मतलब इशारा तो ऊपर से ही आया। और ये भी कह सकती थी बीजेपी लीडरशिप, उनको लगता कि ठीक, माफी मांगो, ये नहीं कहा उनको डाउन भी नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। तो एक चीज व्यक्तिगत रूप से ऊपर रखा और पार्टी को दूर कर लिया। हाँ, तो ये तो ना स्ट्रैटेजी लगती है। आपने समाज में एक थ्रो भी कर दिया एक आइडिया, इस पे आप चर्चा करते रहिए। बेसिकली क्या है ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दिया है, वो जो है ना कि जो कॉलेजियम का सिस्टम है जी, कि सरकार ये चाहती है कि हम ही अपॉइंट करें जजेस को, राइट। और इस देश की जुडिशरी जो है वो कुछ चुनिंदा बड़े परिवार है जी। ऐसा नहीं है कि आप और मेरे घर के लोग जो है सीजीआई बन जा रहे हैं। चंद्रचूड़ के फादर सीजीआई थे, एग्जैक्टली। हाँ, फिर वो भी बन गए। नेपोटिज्म तो सबसे ज्यादा वही है। फिर वो अपना मिश्रा जी थे, उनके फादर थे, फिर वो भी बन गए। ऐसा क्यों रहा भाई? और देश में कोई और नहीं पनपते क्या? और वकील नहीं है कोई इस देश में अच्छे? यही पहले अच्छे वकील बनेंगे, इनके पास ही हाई प्रोफाइल केसेस आएंगे, फिर बाद में यही जज बन जाएंगे, ठीक है, फिर यही सीजीआई बन जाएंगे। तो यहाँ भी मोनोपोली है। नेपोटिज्म सिर्फ ऐसा नहीं राजनीति में ही है। हाँ, नहीं, हर जगह है, हर जगह है। जुडिशरी में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, हमारी अपनी इंडस्ट्री में भी है। हाँ। उसको क्यों नकार रहे हैं? ठीक बात है, बिल्कुल है तो है। जो चीज है वो, देखो यार, पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ बीमारी है, तभी इलाज होगा ना। ठीक बात है। मुझे लगता है सरकार की मंशा जो है वो ये है, अब जो वो अपने जज साहब थे जिनके यहाँ नोट पकड़े गए, जले हुए नोट, जिनको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया आपने, उनकी जांच कौन कर रहा है? उसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? सरकार को एफआईआर करनी थी ना। एग्जैक्टली। नहीं की, क्यों नहीं की भाई? सबूत है, सब कुछ है, चीफ फायर ऑफिसर कह रहा है कि नहीं नोट है, मतलब आपने सजा दी ट्रांसफर करके, ये कैसा इंसाफ हो रहा है?
इतना बड़ा अपराध। आप तो वो कविताएं बताए लिखते हो, पढ़ते हो, एक है ना कि वो मेरा मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला हाँ। देगा। ठीक बात है। एक वो, और वो यहीं पे अप्लाई होता है। एक और शेर मुझे याद आता है इसी में, जब आपने जिक्र कर दिया। तो सवाल ये नहीं सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहाँ से मिलता है। तो क्या आपको भी लगता है कि इशारा तो ऊपर से मिला होगा कि भाई तुम ये इस तरह का बयान दो, एक विमर्श समाज के अंदर ठेला जाए, उसके बाद देखते हैं लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसी चर्चाएं चल रही हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ ठीक बात है। उनका मकसद तो पूरा हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि इन्होंने ये पत्थर फेंका है, और बीजेपी जैसी पार्टी है, वेल डिसिप्लिन पार्टी है, वहां किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बिना लीडरशिप के इस देश के सीजीआई पर, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दे। इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता। ठीक है, कांग्रेस की तरफ आते हैं। नेशनल हेराल्ड काफी चर्चाओं में रहा। मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया, परसेप्शन बन चुका है लगभग आम फहम भाषा में। सच में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी कुछ? इसका एक बेस्ट उदाहरण कल दिया चिदम्बरम साहब ने। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जिसमें बताया कि आप मतलब मैं आपके घर आया और आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने मेरे 1 लाख रुपए चुरा लिए। ठीक है, बोला ठीक है, लेकिन साथ साथ पुलिस को ये भी जांच करनी चाहिए कि क्या उसके पास 1 लाख रुपए है। हाँ, ठीक बात है। सिंपल भाषा का उदाहरण है ये। तो मैंने इसलिए दिया, इसकी शुरुआत होती है 1937 से जी। और जो हर जिले के बड़े कांग्रेसी परिवार थे ना, वो एजीएल के शेयर होल्डर्स थे जी। 3 अखबार आते हैं, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन। और 1947 देश आजाद हो गया, उसके बाद ही चलता रहा, इनकम कुछ थी नहीं, तो वो जो भी खर्चे होते थे, बिजली का बिल हो गया, वो प्रिंटिंग का हो गया, जो भी खर्चे थे एक्सपेंसिव जो भी थे, वो बढ़ते चले गए, बढ़ते 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 पहुंच गए 90 करोड़ के आसपास। फिर 2002 से लेके और 2011 तक, इसके बीच में ये सारे पैसे जो है वो कांग्रेस पार्टी पे करती थी जी। अब इसमें सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि यंग इंडिया बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ, यही मुख्य सवाल है भी। एक ही मुख्य सवाल है, कोई मुख्य सवाल नहीं है इसमें। दूसरा, यंग इंडिया आपने बनाई, जो 90 करोड़ का लोन था वो ट्रांसफर हो गया यंग इंडिया के पास, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। वो आज भी एजीएल के पास ही है। 90% शेयर ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो जहां कोई मनी ट्रायल नहीं है। एक और बात बताता हूं, 2010 में पी चिदम्बरम ही देश के वित्त मंत्री थे जी, और एक आदमी हैं जो उस वक्त बड़े क्लोज थे राहुल गांधी के, कनिष्क सिंह जी। कनिष्क सिंह आज जो हैं, आज की डेट में वो ट्रेजरार की मदद करते हैं। जितने लीगल केसेस हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के कांग्रेस पार्टी के, उनको देखते हैं, और जितने लीगल इश्यूज है राहुल गांधी के और गांधी के, उनको देखते हैं। कनिष्क और कनिष्क उस वक्त सबसे नजदीकी थे राहुल गांधी के, आज भी हैं, उस वक्त बहुत ज्यादा नजदीकी थे। तब वो फ्रंट फुट पे खेलते थे, आजकल बैक फुट पे नहीं, बैक फुट पे नहीं है ना, ये सब इस्तेमाल करना ठीक। आज भी फ्रंट फुट पे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, पर्दे के पीछे। हाँ, तो जब ये बात आती है कि भाई यंग इंडिया बनाई गई, सेक्शन कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 में, जिसमें आप कोई भी लाभ नहीं ले सकते, जिसमें आप कोई भी सैलरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप सैलरी विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा उसमें, सब कुछ हो गया। अब यंग इंडिया में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, फैमिली फ्रेंड है गांधी के, और सैम पित्रोदा जी, ये 6 लोग हैं। इसी में जब वोरा जी जिंदा थे, वो ट्रेजरार थे, तो उनसे ईडी पूछताछ करनी भी आती थी। तो फिर उनको, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, तो उनको वकील दिए जाते थे, उनकी बिहाफ पे जो वकील हैं वो अपनी बात रखते थे। तो इसमें कहीं भी पैसे का कोई ट्रांसफर नजर नहीं आता। हाँ, इसमें घुसते हैं सुब्रमण्यम स्वामी 12-13 के आसपास। हाँ, वो एक केस फाइल करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो 90 करोड़ रुपए है, ये कांग्रेस पार्टी का पैसा था, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का पैसा था जो उन्होंने पार्टी में दिया था। ठीक बात, ये उनके साथ धोखा हुआ है, ये केस है उनका। जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने उस मीटिंग को बुलाया और उसमें वो प्रस्ताव पारित किया गया। वो उनका अधिकार है, यंग इंडिया लिमिटेड। नहीं, हाँ, वो जो ये जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जो
जो पैसा इस्तेमाल किया 90 करोड़ रुपए जो लोन माफ किया है वो कार्यकर्ताओं का पैसा था, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी वर्किंग कमेटी में उसको पास किया, तब हमने जी माफ कर दिया वो, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो हाईएस्ट बॉडी है, मतलब संवैधानिक तो रूप वो से उनका अधिकार है। हाँ ठीक बात। वो भाजपा का अपने अधिकार है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कांग्रेस का अलग है। अब जब से स्वामी जी को पता लग गया कि उनका कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, उन्होंने उस केस को छोड़ दिया। अब वो लंबित पड़ा हुआ हाई कोर्ट में, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये जो केस फाइल हुआ जिसमें चार्जशीट हुई है, ये ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पे किया है, जो उन्होंने पहले 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी के साथ की थी और सोनिया गांधी के साथ की थी पिछले साल। नहीं पिछले साल नहीं, इसको बात को करीब 3 साल हो गए। 3 साल पहले जब वो सारे धरने प्रदर्शन भी हुए थे। जी वही। तो ये है वो केस पूरा का पूरा। अब जैसे मैंने कहा कि ये केस ना लीगली कहीं स्टैंड नहीं करेगा, हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, बट मैंने कई सारे वकील दोस्तों से बात करी। ये पॉलिटिकल केस है, ये परसेप्शन का केस है जी, ये नैरेटिव का केस है। यही मैं आ रहा था, परसेप्शन का केस है। और देखी जाएगी कि पहले एपिसोड में भी परसेप्शन को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई थी। परसेप्शन के इस केस में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो रिएक्शन था या कांग्रेस की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो दमदार दिखती है, या परसेप्शन के इस खेल में कांग्रेस पिछड़ जाएगी? कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पॉलिटिकल रूप से तो हारी हुई है, मतलब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो हारी हुई है, वो परसेप्शन में ज्यादा हारी हुई है। उनका परसेप्शन है कि ये इस देश के मुसलमानों की बात करते हैं, जबकि पिछले 10 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। वक्फ बिल पे गांधी जी ने कहा स्टेटमेंट, कहाँ कुछ बोले संसद के अंदर, नहीं बोले। तो बीजेपी उस नैरेटिव को बार बार गढ़ देती है और उसमें कामयाब रहती है, क्योंकि बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत फास्ट है, कांग्रेस का बहुत स्लो है। आपको उदाहरण दे देता हूँ, जिस दिन चार्जशीट हुई उसके 24 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी ने जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बीजेपी होती 24 घंटे नहीं लेती, 1 घंटे में ही कर देती। ठीक बात। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको जी, डिब्रीफिंग करते, बुला के बताते, पत्रकारों को बताते कि ये केस है, या किसी ने नहीं बताया किसी को ये केस क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे 2002 से 2011 तक का 90 करोड़ का लोन हो गया, कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई AGL की, कैसे यंग इंडिया बनी, कौन कौन लोग थे, उसका मोटिव क्या था, कैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसी तरह के लाभार्थी नहीं है, कोई सैलरी विड्रॉ नहीं हुई है, प्रॉपर्टी सारी वही की वही है, AGL के नाम है, कुछ नहीं ब्रीफ किया गया, कोई एजुकेशन नहीं कर पाए आप लोग। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसका काम होता है? आरोप तो आपके ऊपर है ना, और आपके ऊपर नहीं, आपकी लीडरशिप के ऊपर है, आपके सबसे बड़े चेहरे के जो कंपनी के मालिक हैं जी। जब कंपनी के मालिक का ही शेयर पिट जाएगा तो कंपनी क्या हाल होगा। लेकिन 24 घंटे बाद ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, अरे सेम डे बुलाते, डिब्रीफिंग करते, बताते पूरा, बस उठा के ट्वीट कर दिया, 1 पेज का वो स्टेटमेंट निकाल दिया, अब आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो, छोड़ो। एक ऑफिशियल ये हो गया कि चलो भाई कर दिया। मतलब ऐसे नहीं हो पार्टियां, वो देखिए वो दूर जा चुका है। मोदी जी के आने के बाद राजनीति हिंदुस्तान की चेंज हो चुकी है। जितना इलेक्शन सिस्टम इन लोगों के पास है, मशीनरी इन लोगों के पास, जैसे ही लड़ते हैं, जैसे ही अटैक करते हैं। अब देखो बंगाल में भी चुनाव नहीं है, लेकिन मुशीराबाद वाले इशू के ऊपर बीजेपी रोज एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा, जब परसेप्शन की बात करते हैं आदेश जी, कि प्रेस रिलीज आपने कर दिया, प्रेस रिलीज आपने दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दिया, लेकिन कम्युनिकेशन के मीडियम्स जितने हैं उन पे भी आपका कंट्रोल है नहीं। कम्युनिकेशन के मीडियम क्या करते हैं वो आप भी देख ही रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में तो कोई ग्राउंड लेवल इनिशिएटिव जब तक नहीं होगा तब तक आप कॉप अप कर ही नहीं सकते हैं परसेप्शन की इस लड़ाई से? देखिए, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आपने 2019 का चुनाव लड़ा रफेल के ऊपर, अनिल अंबानी को कहा कि आपने रफेल में घोटाला हुआ है जी। ये इशू जनता का नहीं था, ये कॉर्पोरेट हाउस का इशू था। ठीक बात। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो बफोर्स के इशू पर राजीव गांधी चुनाव हार गए थे, वो भी इशू कॉर्पोरेट हाउसेस का ही था। ठीक है, अब आप अडानी की बात करते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने जब इन्होंने अग्निवीर की, गरीबी की, महंगाई की, इन सब की बात करी, बेरोजगारी की, ये तभी चुनाव हार गए, है ना। तो अब इसको मैं कैसे देखूं? भाई आप कॉर्पोरेट हाउस की बात कर रहे हो तब आप चुनाव हार रहे हो, जब आप जनता की बात करो तब आप चुनाव हार रहे हो, लेकिन जब आप जाति की बात कर रहे हो, SC ST OBC की बात कर रहे हो, तब आपको बेहतर नतीजे मिल रहे हैं।
क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आप टेक्निकल पहलू पे बात करते हैं, चाहे अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, चाहे रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको एक ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। कास्ट की जो बात है वो तो भाई आइडेंटिटी से जुड़ा मसला है, लोग जुड़ जाते हैं, हाँ भाई ये हमारे कास्ट की बात कर रहा है। धर्म भी वैसा ही है। हाँ, धर्म भी ऐसा है, तो धर्म के पिच पे तो भारतीय जनता पार्टी आपसे कोसों आगे है। नहीं, वो तो उनकी तो पीएचडी है, पीएचडी है, आप उस पिच पे खेल ही नहीं सकते। क्यों राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं, क्यों कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, क्यों दलितों की बात कर रहे हैं, क्यों ओबीसी की बात कर रहे हैं? इसीलिए धर्म का ऑल्टरनेट कास्ट है, जाति है। और 10 साल तक ये देश धर्म में चला है। और उस 10 साल ने क्या किया कि बीजेपी का एक इंटैक्ट वोट कर दिया कि जो 35, 36, 37, 38% वो लोग हैं वो उनके हिलते नहीं है। एक सवाल आता है सर कि 10 सालों में आउटपुट तो मिला भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट धर्म की राजनीति की गई है। दशकों पुराना संघर्ष रहा है। वो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं जो घरों घरों जाकर ये चीजें पुश करते थे, ये चीजें ठेलते थे। क्या आपके पास आपका मैसेज बियरर है जो लोगों तक जा पा रहा है? क्या ये समस्या कांग्रेस की नहीं है? संगठन नहीं है ना, हाँ, जो मैं बार बार कहता हूँ जी। देखिए आपके पास क्या है ना, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि बीजेपी के वर्कर के साथ साथ संघ के प्रचारक भी हैं जो घर घर जाते हैं, ठीक है। और अब तो उनके पास रिसोर्सेज भी हो गए हैं, एक्सपेंड भी कर रहे हैं पूरे देश में, स्टेट वाइज उनका चल रहा है, तो ये उनका फायदा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी संगठन बेस्ड पार्टी नहीं रही है। अधिवेशन में संगठन को रिफॉर्म करने की बात की कांग्रेस ने, और जो पूरी चयन प्रक्रिया है, राज्य के पर्यवेक्षक होंगे, केंद्र का एक व्यक्ति, दिल्ली का एक व्यक्ति होगा, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा प्रदेश अध्यक्ष को। विधायक दल के नेता की क्या स्थिति है बहुत ज्यादा स्पष्ट है नहीं। इस केस में क्या आपको लगता है कि संगठन को लेकर सच में एक रिफॉर्मेटिव एक्शन है? नहीं, ये बात सही है कि इनके पास संगठन नहीं है, तो इन्होंने 2025 का ये पूरा साल डेडिकेट किया है संगठन को। बेलगावी की वर्किंग कमेटी में ये तय हुआ था, कर्नाटका में हुई, और उसके बाद अधिवेशन रखा गया और अधिवेशन में इस रिफॉर्म का वो प्रस्ताव लाया गया, इसको पारित कर दिया गया क्योंकि पार्टी का संविधान में बदलाव करना पड़ा। तो राहुल गांधी का ये कहना था कि सारी पावर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी के पास है, यानी नेता विधायक दल के पास है, और यही दोनों लोग टिकटें बांटते हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पावर देंगे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीईसी की बैठक में बैठेगा, यानी जो चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें बैठेगा और अपने जिले की सिफारिश करेगा। तो उसमें बहुत सारे प्रदेश अध्यक्षों का ये कहना था और महासचिवों का कि इससे जो नेता हैं बड़े उनकी पावर कम हो जाएगी। राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी, कहा कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी पावर इनको मिल जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, और वो रिफॉर्म इन्होंने कर दिया। अब उस अधिवेशन के बाद राहुल गांधी वापस गुजरात गए जहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की उन्होंने, और जहाँ वो स्टेटमेंट दिया कि नेता तो बड़े हैं लेकिन अपना बूथ नहीं जीत पा रहे, ठीक है, वहाँ ये स्टेटमेंट आया था। अब बात आती है कि इसकी चुनने की प्रक्रिया क्या है। वो ये है कि इन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 4 पर्यवेक्षक लगाए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 1 पर्यवेक्षक लगाया गया है, ठीक है। ये 5 लोग जो हैं स्क्रूटनी करेंगे। फिर वो जो सूची होगी वो जाएगी प्रदेश अध्यक्ष के पास, महासचिव और जो सचिव हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन 4 लोगों के पास। अभी तक उसमें विधायक दल के नेता का नाम शामिल नहीं है, अभी तक सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का नाम शामिल है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष उसमें बैठेंगे तो फिर मुझे समझना पड़ेगा, अभी तक समझ नहीं आया है कि फिर ये रिफॉर्म कैसे हुआ। अगर उन्हीं को फैसला करना है, भाई आपको एक नेक्सस तोड़ना था कि जहां स्टेट प्रेसिडेंट और नेता विधायक दल सिर्फ इन्हीं के लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ना बने, ऐसे लोग भी आए जो सही मायने में एक जिले में मजबूत हैं और जिनको मतलब उनकी काबिलियत के हिसाब से चुना जाए। अगर आपने नेताओं के लोग चुनने हैं और वही चुनाव समिति में बैठ के सिफारिश करेंगे तो फिर टिकटें तो फिर उन्हीं की हो जाएंगी। वो तो चल ही रहा था, वो तो हो ही रहा था ना पहले से। तो राहुल गांधी के आइडियाज तो अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास ना एक बेहतर टीम नहीं है उनकी आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो हमेशा 2007 से वो रिफॉर्म करते आ रहे हैं, यूथ कांग्रेस का चुनाव हो, प्राइमरीज हो, ठीक है, अब ये हो, डीसीसी का पावर हो, तो रिफॉर्म तो वो सोच लेते हैं लेकिन उनके पास जो लोग हैं ना जिनको एग्जीक्यूट करना है उसको, वो नहीं। एग्जीक्यूटिव से आपकी बात बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ, जब मैं कई कार्यक्रम में बोल चुका हूँ ये बात। 2022 के उदयपुर में उन्होंने तय किया कि हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जी। 25 चल रहा, आज तक नहीं बना, जस का तस पड़ा हुआ है। है कुछ है ही नहीं। हरियाणा में संगठन की बात कही 13 साल से नहीं है। हाँ 13 साल से है नहीं, 2-3 साल पहले है। 8 साल से बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है और जहां है उसको 20-20 साल हो गए, वो कोई चेंज ही नहीं हुआ, वो मठाधीश बन के बैठे हुए हैं। एक महासचिव ने रिपोर्ट दी अपने प्रदेश के बारे में कि हमारे तो 80% जो लोग हैं
वो बीजेपी और बीजेडी से मिले हुए हैं, तो उसको भंग किया गया। तो कांग्रेस पार्टी संगठन बेस रही नहीं है, राहुल गांधी उसको संगठन बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स नहीं है। लेकिन जमीन पे उन प्लान्स को उतार, क्या होता है लीडरशिप आपको ना एक विजन देती है जी। जब मोदी ये कहते हैं कि सौगात मोदी है, तो पूरी पार्टी जुट जाती है उसको उस इम्प्लीमेंट करने में, मैसेज को जमीन पर ले जाने के लिए। जी। सारे मंत्री ट्वीट करेंगे, फिर आगे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, फिर मुख्यमंत्री करेंगे, फिर उसके नीचे के लोग करेंगे। तो लीडरशिप के विजन को जमीन पे ले जाना वो आपके काडर का काम होता है, आपके संगठन का काम होता है, आपको उसकी आवश्यकता है। काडर को तैयार करना नेताओं का काम होता है। हाँ। जहाँ फेल कहे जा सकते हैं फिर तो। और यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जिन लोगों के पास मतलब जो जमीन पे मजबूत है, वो उनका जब भविष्य खतरे में रहता है कांग्रेस के अंदर। हाँ, नहीं तो भाजपा में भी होता है, वो तो हर जगह होता है। जो जमीन पे मजबूत है क्योंकि कंपटीशन दिखता है। नहीं, आप देखो कि बीजेपी ने कैसे कैसे मुख्यमंत्री बनाए हैं। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। जो कुछ बोलेगा नहीं, इसको सिर्फ ऊपर से सुनना है, ऑर्डर फॉलो करना है और काम खत्म। आप सिर्फ मुख्यमंत्री नाम के हो। सबने कहा ये रात है, ये सुबह की बात है। दिल्ली से अफसर जाते हैं, वो स्टेट चलाते हैं। ठीक, वो लाइन है ना, एक थोड़ी को ज्यादा समझना, चिट्ठी को तार समझना। जी, कुछ वैसे बता रहा हूँ आपको। हाँ। इससे ज्यादा नहीं खोल सकता। एग्जीक्यूटिव्स की जब आप बात कर रहे थे, एक महासचिव का आपने जिक्र किया, नाम नहीं लिया आपने ट्वीट में। आप कहते हैं कि उनकी नौकरी खतरे में है, खड़गे साहब उनको पसंद नहीं करते। वो खड़गे साहब को कहते हैं कि आपके ऊपर किताब होनी चाहिए और मैं लिखूंगा। कौन है वो महासचिव? अब देखिए, बात हुई थी कि देखी जाएगी, मैं सब कुछ देखी जाएगी। हाँ, तो वो तो देखी जाएगी, किताबें देखी जाएगी, लेकिन क्या है कि राजनीति में भी उतना ही कंपटीशन है जितना कॉर्पोरेट हाउसेस में है, जितना मीडिया में है। और राजनीति में भी वो कला इस्तेमाल करनी पड़ती है कि आपकी नौकरी अच्छे से चलती रहे, आपकी नौकरी बची रहे, आपका इंक्रीमेंट होता रहे, है ना, और आप अपने बॉस की गुड बुक्स में रहें। तो वो मैंने इसलिए लिखा कि ये सब चीजें सिर्फ हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, नेताओं के जीवन का भी हिस्सा है। उनको भी करने पड़ते हैं, उनको भी करना पड़ता है। वो एक वो जो महासचिव थे, वो उनकी स्टार्टिंग से नहीं बनती खड़गे साहब से। खड़गे साहब पसंद नहीं करते। उन्होंने एक बार खड़गे साहब ने उनको फोन किया था, पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने फोन काट के कहा कि टेक्स्ट मी, महासचिव ने। तो वो राहुल गांधी को उन्होंने फोन दिखाया कि देखिए, मुझे कहते हैं कि टेक्स्ट मी। अब 80 साल की उम्र में टेक्स्ट करूंगा? ये वो वाले महासचिव, मैं इतने बता सकता हूँ बस। चलिए, तो ये गए कहा कि आपके जीवन पे किताब होनी चाहिए। अब खड़गे साहब कहा, मैं कैसे लिखूंगा, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, तो कैसे मैं लिखूंगा। तो टेक्स्ट तो सोचो, देखो कितनी लिबरल पार्टी है कांग्रेस, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन काट के कहता है टेक्स्ट में। हाँ। और फिर उसे अपराध बोध होता है, तो दिखाते भी हैं राहुल गांधी को कि देखो भैया, मेरे साथ ये हो गया, ये हो रहा है, और वो फिर भी बना हुआ है, और वो किताब लिखने की पेशकश भी कर रहा है। वो तो दुकान बचाने की कोशिश हो रही है। तो अपराध बोध में खड़गे साहब नहीं लिखवाएंगे उससे, मुझे पता है। अच्छा, खड़गे साहब का कोई तय है क्या? नहीं, उससे नहीं लिखवाएंगे। चलिए, बैक टू दैट क्वेश्चन ऑफ कि कितना रिफॉर्म आप कर पा रहे हैं, कितना संगठन को मजबूत कर पा रहे हैं। कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करें, बक्सर में खड़गे साहब की रैली थी, गए 20 तारीख को जी, टर्नआउट हुआ नहीं। तो टर्नआउट जब नहीं हुआ, लोगों की भीड़ नहीं आई, तो एक व्यक्ति पे एक्शन लिया गया, और वो था ब्लॉक प्रेसिडेंट, नहीं जिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष। तो क्या जिला अध्यक्ष पे भीड़ ना जुट पाने के कारण बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा लिया गया एक्शन जायज है? नहीं, देखिए, एक तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा इसमें पहले कि ये कार्यक्रम पीसीसी प्रेसिडेंट का था या किसी और ने बुलाया था। अगर मैं इन सब बातों को छोड़ दूं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का एक प्रोटोकॉल होता है। जब भी वो जिस स्टेट में जाएंगे, तो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो उनका प्रोटोकॉल है, वो सब इंतजाम वो देखेगी, उनके आने से लेके जाने का, ठहरने का, खाने का, रैली का, जो भी कार्यक्रम हो। अब खड़गे साहब बक्सर गए हैं, तो जाहिर है पटना लैंड किए होंगे जी, ठीक है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या कर रही थी, जब उनकी रैली पहले से पता था कि रैली है, और जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो क्या कर रहे थे? भाई, आपने एक जिला के अध्यक्ष को कांग्रेस प्रेसिडेंट की रैली का जिम्मा सौंप दिया, ये पॉसिबल नहीं है। जब राहुल गांधी की रैली होती है, कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला अध्यक्ष के पास होती है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, प्रभारी, बाकी सब बड़े नेता सब लगते हैं, तब कोई बड़ा कार्यक्रम सफल हो पाता है।
तो ये बिहार में अप्लाई क्यों नहीं हुआ? खड़गे साहब की रैली थी तो प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, बाकी जो बड़े नेता हैं प्रदेश में, उन सबको इकट्ठा करके रैली को बड़ा कार्यक्रम बनाने की कोशिश क्यों नहीं करेगी? और एक जिला अध्यक्ष पे आपने उसकी कार्रवाई कर दी, बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं। ये मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। अब जैसे हम देश में देखते हैं ना कि कोई बड़ा अपराध सा दिख गया, उसके बाद आप जज का तबादला कर रहे हैं इस चर्चा में। जब लोगों के घरों में नोट जल रहे हैं, जब तबादले हो रहे हैं, और यहाँ रैली नहीं हो पाई, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को आप पकड़ लीजिए, आपने हटा दिया। तो देश ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही देश है। अब इससे मुझे नदीम जावेद, एक कहावत है हमारे हरियाणा में, गरीब की जो वाइफ होती है ना, वो सबकी भाभी होती है, और जो अमीर की होती है सबकी दादी होती है। समझ गए ना? तो सारा मामला क्लास का है। जरा वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है ना, वो गरीब की बहू है। ठीक बात है, वो जितनी प्रताड़ना हो सकती है उसकी कर लो। ठीक है सर, परसेप्शन के खेल की हम बात कर रहे थे। एक परसेप्शन ये जरूर है गांधी फैमिली के बारे में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में, कि ये लोग देव पुरुष हैं। आपने एक एपिसोड में इस बारे में चर्चा भी की थी कि सोनिया गांधी की तो लगभग पूजा जैसी करते थे उनके। ऐसा नहीं कहा था मैंने आपको उदाहरण दिया था। मैंने उदाहरण ये दिया था कि सोनिया गांधी के आसपास बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, तो वो उनकी पूजा करवाते थे। पूजा मतलब एक जैसे, मतलब राजनीति एग्जैक्टली पूजा नहीं होती। जी, लिटरल नहीं है। हाँ, मतलब राजनीतिक रूप से उनको कैसे वो दिखाते थे। राहुल गांधी ने क्या किया, वो उन सबको हटा के वो खुद पुजारी बन गए। उनको मंदिर में बैठना था, लेकिन वो खुद पुजारी बन गए। अब जब पुजारी बेरोजगार हो गए तो वो भी सड़क पे आ गए। ठीक बात है, बात समझ रहे हो? हाँ। चीजें इंटरकनेक्टेड है। इट्स नॉट अबाउट भगवान और मतलब पुजारी। ये मेरी राजनीतिक व्याख्या को मैं मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका तरीका है, उस तरीके पे मैं आ रहा हूँ कि क्या सारे पुजारी बाहर हो गए? क्योंकि नदीम जावेद साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हिंदुस्तान कहकर संबोधित कर रहे हैं। नारा उन्होंने इस तरीके का लगाया। तो पुजारी तो अभी हैं मंचों के ऊपर। नदीम जावेद NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भी अध्यक्ष थे। मैंने वो वीडियो देखा, मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा भाई क्या हो गया, ये क्या है ये? तो बोला कि सब लोग हंस रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं, लेकिन इसका एक संदर्भ है जो 2002-2003 से है, जब हम लोग NSY में होते थे। तो तब हम क्या करते थे कि तब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा था जी। तो तब हम ये नारे लगाते थे जो अभी लगाया, और हम कहते थे कि भाई सोनिया गांधी को आप हिंदुस्तान से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो इस राजीव गांधी की पत्नी है, तो अब इस देश की बहू है। तो मैंने कहा यार 2002-03 और 2025 22 साल बीत गए। 22 साल में इस देश में ना राजनीतिक रूप से बहुत पानी बह गया है। अब ऐसी बातें जब मंचों से करोगे ना तो फिर ऐसे ही मीम बनेंगे। ठीक है, अब देखिए अपनी लीडरशिप को हर नेता किसी भी पार्टी का हो, भाई आज कोई भी अमित शाह जी हर अपने बयान में कहते हैं कि मोदी जी ने ये किया जी, कहते हैं ना संसद में, बिल्कुल कहते हैं मोदी सरकार ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी सारी जितनी भी अचीवमेंट्स सब मोदी जी के नाम पे हैं। तो जब अमित शाह ये कहते हैं तो बाकी तो सब कहेंगे ऑब्वियसली, एक लाइन सेट कर देते हैं। क्यों क्या होता है, सेम कांग्रेस पार्टी में है, वहाँ गांधी हैं, तो वो सब ठीक है होता है, लेकिन वो जो 2002-03 में होता था तब इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, तब इतने एडवांस चीजें नहीं थी जितनी अब हो चुकी हैं। तो वो नदीम जावेद मुझे लगता है कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाए उस वक्त की राजनीति को, और इस 22 साल में जितना पानी बह गया है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वो उसको समझ नहीं पाए। राजनीति में जो पानी बहा उसे वो समझ नहीं पाए और भावनाओं में बह गए कह सकते हैं फिलहाल। चलिए, तो परसेप्शन का खेल है। इस वीक बहुत सारी घटनाएं घटी, उन तमाम घटनाओं पे हमने कोशिश की कि एक सारगर्भित चर्चा की जा सके और समझा जा सके अलग अलग घटनाओं को, क्या उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और किस तरीके से पॉलिटिकल इंसिडेंट्स आगे टर्न होंगी इन घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में। आदेश जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी आपका। आप लोगों ने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो, कोई मुद्दा आपको लगता हो कि इसके ऊपर बातचीत की जानी चाहिए, देखी जाएगी कि एपिसोड में, तो ज़रूर हमें बताएं। आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया बहुत बहुत।